Hello students. So this lecture is about single phase induction motor. तो अभी तक हम 3 फेज इंडक्शन मोटर पढ़ चुके हैं और अब हम सिंगल फेज मोटर्स पे आ रहे हैं और ये आपका सेकेंड लास्ट चैप्टर है सिलेबस के अकॉर्डिंग। बट क्योंकि हम अभी सिंगल फेज इंडक्शन मोटर 3 फेज इंडक्शन मोटर हमने स्टडी किया तो मैं कॉन्टिन्यूशन में आपको सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी साथ में कराना चाहती हूँ और सिंक्रोनस मोटर हम बाद में करेंगे। तो सिंगल फेज मोटर्स जैसा नाम से पता चल रहा है दे रन ऑन सिंगल फेज सप्लाई, ठीक है। दे आर ऑफ स्मॉल साइज और उनको हम फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर्स भी कहते हैं क्योंकि उनकी जो रेटिंग होती है वो जनरली लेस देन 1 हॉर्स पावर होती है, मतलब फ्रैक्शंस में होती है। फॉर एग्जांपल 0.5 हॉर्स पावर हो गई तो फ्रैक्शन में है ये, तो फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर भी बोला जाता है, ठीक है। फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर सिंगल फेज इंडक्शन मोटर को नहीं, जनरली जितनी भी सिंगल फेज मोटर्स हैं उनको हम सिंगल फेज फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मोटर कहते हैं। सिंगल फेज मोटर्स बहुत टाइप की होती हैं और उनका एक टाइप सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी है, ठीक है। तो अभी हम इंडक्शन मोटर की बात करेंगे। तो सबसे पहले पिछले कुछ कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। तो प्रोडक्शन ऑफ रोटेटिंग फील्ड, इसमें ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि 3 फेज सप्लाई हम दे रहे हैं। 3 फेज सप्लाई में ये मान लो स्टेटर है तो वाइंडिंग्स इस तरह से प्लेस होती हैं दैट दे आर 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल अपार्ट, ओके। उनमें जो गैप है वो 120 इलेक्ट्रिकल का होता है, मतलब आर और आर डैश में 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल का गैप है, वाई डैश एंड सिमिलरली बी डैश। तो इसकी वजह से जो फ्लक्स बनती है ये हम ऑलरेडी हमने डिराइव किया है कि रोटेटिंग बनती है, उसकी डायरेक्शन इस तरह से क्लॉक मोशन में मूव करता है, जो फ्लक्स है इस तरह से घूमती है वो, और उसका जो मैग्नीट्यूड है उसका जो वैल्यू है वो सेम रहता है 1.5 पाई एम ही रहती है, तीनों की वजह से जो रिजल्टेंट बनता है। अब हम 2 फेज सप्लाई की बात करते हैं। तो जैसे हमने 3 फेज सप्लाई में यहाँ पे 3 वाइंडिंग्स रखी थी, एक आर डैश, आर के 120 पे वाई रखा था इलेक्ट्रिकल 120 पे, और वाई के इलेक्ट्रिकल 120 पे बी रखा था। 2 फेज सप्लाई में हम दोनों को 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल रखेंगे, मतलब एक अगर वाइंडिंग ये है ए डैश तो ए की 90 डिग्री पे दूसरी वाइंडिंग है बी डैश। तो इनकी वजह से जो रिजल्टेंट फ्लक्स बनता है, अगर हम इसको डिराइव करें पर डेरिवेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड, तो वो भी रोटेटिंग बनता है, ठीक है, और उसका मैग्नीट्यूड 5m रहता है। एंड अगर दो फील्ड्स जो हैं आपकी, मतलब दोनों के बीच में, जैसे एक वाइंडिंग ये है और से दूसरा फेज़ आपका ये था, दोनों के बीच में इस केस में तो 90 डिग्री एंगल था, बट अगर 90 डिग्री एंगल नहीं है, ठीक है, कोई और एंगल है दो फेजेस के बीच में, ठीक है, तो उस केसेस में जो फ्लक्स बनेगा वो बनेगा तो रोटेटिंग ही। जब भी कोई फेज़ एंगल होगा दो फ्लक्सेस में तो नेट फ्लक्स तो रोटेटिंग तो बनेगा ही बनेगा, बट उस केस में उसका मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। तो अगर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल है तो 5m मैग्नीट्यूड बनता है और रोटेटिंग बनता है, और अगर 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल नहीं है, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री है, देन बनेगा तो रोटेटिंग ही, बट नॉन यूनिफॉर्म बनेगा, मतलब उसका मैग्नीट्यूड 5m नहीं रहेगा। तो ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है, रोटेटिंग बट नॉन यूनिफॉर्म। So now we will discuss the working principle. तो when single phase supply is connected across stator, pulsating or alternating magnetic field is produced. तो यहाँ पे अगेन मैंने एक रोटर और एक स्टेटर बना लिया है और ये सिंगल फेज मोटर है, तो यहाँ पे हम सिंगल फेज सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो सिंगल फेज एसी कैसा होता है आपका, ऑल्टरनेटिंग होता है, हर एक पॉइंट पे उसकी वैल्यू चेंज होगी, तो उसकी वजह से जो आपकी फ्लक्स बनेगी
वो भी ऑल्टरनेटिंग बनेगी, मतलब ऑल्टरनेटिंग भी कह सकते हैं उसको और पल्सेटिंग भी कह सकते हैं। ठीक है, तो दोनों का एक ही मतलब है, ये पॉइंट आपको नोट करने का है। तो ऑल्टरनेटिंग फील्ड प्रोड्यूस होगी, इसका मतलब है करंट की वैल्यू धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, तो जब करंट की वैल्यू इसमें इंक्रीज़ होगी एक डायरेक्शन में, तो फ्लक्स भी ज़्यादा बनेगी उस डायरेक्शन में। ठीक है, तो करंट बढ़ रहा है तो फ्लक्स भी बढ़ रही है। अब यहाँ तक करंट आपका इंक्रीज़ हुआ, मैक्सिमम हो गया, उसके बाद डिक्रीज़ हुआ, तो फ्लक्स भी धीरे धीरे कम हो रही है। फिर ज़ीरो हो गया तो ज़ीरो फ्लक्स हो गई। अगेन अब दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो गया, कि एसी में पहले एक हाफ साइकिल में करंट की डायरेक्शन ये होती है और हाफ साइकिल में ऑपोजिट होती है। तो जब ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो अब फ्लक्स की डायरेक्शन भी ऑपोजिट हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि ऑल्टरनेटिंग का मतलब है फील्ड एक डायरेक्शन में पहले बन रही है, फिर ज़ीरो हो रही है और देन दूसरी डायरेक्शन में बन रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से अब स्टेटर में जो फ्लक्स है वो हमने देख ली ऑल्टरनेटिंग हो रही है। सेम कंसेप्ट है जैसा ट्रांसफार्मर में था। तो ऑल्टरनेटिंग की वजह से रोटर के कंडक्टर में फ्लक्स चेंज हो रही है, तो रोटर के कंडक्टर्स में भी आपके करंट प्रोड्यूस हो जाएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से, और वो ऐसे होंगे। ठीक है, द वोल्टेजेस प्रोड्यूस होंगी, करंट से पहले वोल्टेज प्रोड्यूस होती है हमेशा। तो सच दैट द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द करंट्स, वोल्टेज की वजह से अगर हम सर्किट कंप्लीट कर देंगे तो करंट फ्लो होगा और उस करंट की वजह से फ्लक्स बनेगी जो कि मेन फ्लक्स को हमेशा अपोज करेगी। तो अब देखते हैं, जैसे कि मान लो हमने सिंगल फेज सप्लाई दी, अभी हम एक साइकिल कंसीडर करते हैं, तो करंट की डायरेक्शन मैंने एरो की डायरेक्शन में मार्क कर दी है, और मतलब यहाँ से अंदर जा रहा है तो ऊपर वाले कंडक्टर्स में मैंने क्रॉस बना दिया और नीचे वाले में डॉट बना दिया है। तो अब हम राइट हैंड थंब रूल की हेल्प से फ्लक्स की डायरेक्शन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपका आउट ऑफ द प्लेन है और इधर इनटू द प्लेन है, तो फ्लक्स की डायरेक्शन ये है। क्योंकि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इस केस में जिस तरफ हमारा थंब पॉइंट करेगा उस तरफ हमारा साउथ पोल करता है हॉलो के केस में, क्योंकि नॉर्मली जो मैग्नेट होता है, ठीक है, उसमें दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैं, तो आउटसाइड द मैग्नेट जो फ्लक्स बनती है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ बनती है और इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ बनती है। तो ये हॉलो वाला केस है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है वो इनसाइड द मैग्नेट है, देखिए। ठीक है, और ये जो पोर्शन है ये वाला आउटसाइड द मैग्नेट है, बीच में खाली है। तो इस साइड जो फ्लक्स है वो हमारी इस साइड थंब आया, मतलब साउथ से इनसाइड वाला पोर्शन आ गया, इनसाइड वाले पोर्शन में साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है। तो जो फ्लक्स है वो यहाँ पे इस तरह से बनेगी। ठीक है, हमेशा एक क्लोज्ड पाथ फॉलो होता है, तो इस तरह से फ्लक्स की डायरेक्शन होगी, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। या आप बस ये याद रखो कि हॉलो वाले केस में जिस तरफ थंब पॉइंट करता है उस तरफ साउथ बनता है। तो ये आपका फ्लक्स आ गया जो स्टेटर का है। अब यहाँ पे रोटर भी है। ठीक है, अभी मैं अलग से बना रही हूँ, रोटर होगा जो इधर प्लेस्ड है। तो रोटर के कंडक्टर्स हमारे इस तरह से हैं। अब रोटर में जो फ्लक्स बनेगी वो किस तरह से होगी कि वो मेन फ्लक्स को अपोज करेगी। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यही बोलता है कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होती है वो इस तरह से होती है कि वो अपने कॉज को अपोज करती है। तो यहाँ पे कॉज क्या है कि जो ये ऑल्टरनेटिंग करंट था वो कॉज था, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट चेंज कर रहा है। तो धीरे धीरे जो फ्लक्स है वो जो इस रोटर के कंडक्टर्स में है वो चेंज हो रही है उसकी वैल्यू, क्योंकि ऑल्टरनेटिंग करंट कांस्टेंट नहीं है। तो जो रोटर में करंट्स होंगे वो ऐसे होंगे कि वो उस चेंज को अपोज करेंगे। तो इस तरफ अभी पॉजिटिव हाफ में जो फ्लक्स है वो इस डायरेक्शन में अभी बिल्टअप हो रही है, धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है ये लाइंस। फिर यहाँ तक मैक्सिमम हो जाएंगी, फिर डिक्रीज़ होंगी ये फ्लक्स लाइंस, ज़ीरो हो जाएगी। देन ये पोल्स की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि नेगेटिव साइकिल में करंट की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी। अभी पॉजिटिव साइकिल की बात कर रहे हैं, तो इसकी वजह से जो इसमें फ्लक्स बनेगी और जो मतलब फ्लक्स करंट की वजह से बनती है, तो वो इस फ्लक्स को अपोज करेगी। तो
तो यहाँ पे फ्लक्स की डायरेक्शन ये है, तो इसकी वजह से जो फ्लक्स है वो कैसी बनेगी, इसकी वजह से वो आपकी इसके ऑपोजिट बननी चाहिए, मतलब वो इस तरह से बननी चाहिए। ओके, इसके ऑपोजिट, इस तरफ एरो था, इधर इधर है, इधर इस साइड था, ऑपोजिट है। तो इस केस में ये तो नॉर्मल मैग्नेट की तरह हो जाएगा, मतलब यहाँ से भी फ्लक्स हमारे बाहर को निकल रही है और इधर से अंदर को एंटर हो रही है। तो जिस तरफ से निकलती है उस तरफ हम हॉलो के केस में तो हम ऑपोजिट करते हैं, बट वैसे जनरली हम इस तरफ अपना नॉर्थ बनता है मतलब, और इस तरफ साउथ बनता है। तो हम अगेन करंट की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं राइट हैंड रूल से, कि इधर हमारा नॉर्थ की फ्लक्स की डायरेक्शन हमें पता है, तो हम जिस तरफ फिंगर्स कर्ल होंगी वो हमें करंट की डायरेक्शन बता देगा, क्योंकि थंब की डायरेक्शन हम ऑलरेडी जानते हैं। तो इस तरह से बनेगा, मतलब यहाँ से इनटू द प्लेन जा रहा है, तो इनटू द प्लेन का मतलब है इधर हमारा क्रॉस बनेगा, तो इस साइड हमारा क्रॉस बनेगा और इस साइड हमारा डॉट बनेगा। ओके, तो अगर मतलब इधर हमारा स्टेटर, अब मैं अंदर प्लेस कर देती हूँ, तो इधर वाले कंडक्टर्स होंगे जो क्रॉस के नीचे वाले कंडक्टर्स हैं, मतलब वहाँ पे आपका डॉट बन रहा है, देखो इधर डॉट बन रहा है, और जो डॉट के पास वाले कंडक्टर्स हैं उधर आपका क्रॉस बन रहा है। ठीक है, इधर आपका नॉर्थ बन रहा है और इधर साउथ बन रहा है। तो बेसिकली अब इस केस में दोनों फ्लक्सेस में कोई एंगल नहीं है। ओके, दोनों आपके सेम प्लेन पे हैं, एक इस तरह से है और एक फ्लक्स की डायरेक्शन अगर ये है तो दूसरी फ्लक्स की डायरेक्शन उसके ऑपोजिट है, तो दोनों सेम प्लेन में है। तो यहाँ पे दोनों के बीच में कोई रोटेटिंग फ्लक्स नहीं बनता। ठीक है, अब ये रोटेट नहीं कर पाएगा इस केस में। देयरफॉर हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फ्लक्स फोर्स प्रोड्यूस नहीं हो रही, क्योंकि साउथ के बिल्कुल साथ में साउथ है, नॉर्थ के साथ में नॉर्थ है, तो दोनों अलाइंड हैं दोनों फ्लक्सेस। ठीक है, तो फोर्स डेवलप नहीं होगी। तो जो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होता है वो सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। ठीक है, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। जैसे 3 फेज इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग है, क्योंकि 3 फेज फ्लक्स आपकी रोटेटिंग हो जाती है। बट हम सिंगल फेज़ के केस में देखते हैं, सिंगल फेज़ आपकी पल्सेटिंग है, 2 फेज़ भी रोटेटिंग है, 3 फेज़ भी रोटेटिंग है, बट सिंगल फेज़ में पल्सेटिंग है। और उसकी वजह से हमने ये जो एनालिसिस किया उससे हमें पता चला कि कोई भी फोर्स डेवलप नहीं हो रही है। बट अगर हम किसी तरह से इसको इनिशियल रोटेशन दे दें, ठीक है, रोटर को हम इनिशियल घुमा दें, तो क्या होगा, थोड़ा सा ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो, मान लो इस डायरेक्शन मैंने रोटेट करवा दिया, तो अब ये मतलब इस साइड को आ गया थोड़ा सा, तो उस टाइम अब ये आपका जिस डायरेक्शन में हमने रोटेट करवाया है उस डायरेक्शन में फिर ये घूमना स्टार्ट कर देता है। तो अब इस चीज़ को समझने के लिए कि क्यों रोटेट करवाने पे ही घूमना स्टार्ट कर देता है, डिफरेंट थ्योरीज हैं जो हम स्टडी करेंगे। सो हियर इज सम थ्योरी फॉर योर नोट्स. So we can see that the axis of rotor and stator magnetic fields are aligned, therefore no torque is developed. ठीक है, तो क्योंकि दोनों अलाइंड हैं हमने देखा, तो कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं था, तो इंडक्शन मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता, इट इज़ नॉट सेल्फ स्टार्टिंग एंड रिक्वायर्स सम स्पेशल स्टार्टिंग मीन्स उसको स्टार्ट करने के लिए कुछ स्पेशल मेथड्स का यूज़ करना पड़ता है। बट इफ़ द मोटर इज़ गिवन एन इनिशियल रोटेशन, अगर उसको एक डायरेक्शन में घुमा दिया जाए, ठीक है, स्टार्टिंग में, तो मोटर उसी डायरेक्शन में रोटेट करना स्टार्ट कर देता है। खुद से वो स्टार्ट नहीं होगा, बट अगर उसको एक्सटर्नल किसी मीन से हमें रोटेट करवा दिया जाए दैन वो घूमना स्टार्ट कर देता है। तो इस चीज़ को हम 2 थ्योरी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक है क्रॉस फील्ड थ्योरी एंड एक है डबल रिवॉल्विंग थ्योरी। तो आपको बेसिकली पता तो चल ही गया होगा थोड़ा कि क्यों वो रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, बट ये थ्योरीज आपके सिलेबस में हैं, दे आर नॉट पर्टिकुलरली वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग नहीं है, बट ये सिलेबस में हमें कवर करनी पड़ेंगी। तो आई ट्राई टू एक्सप्लेन देम इन द ईजीएस्ट वे पॉसिबल,
जितना सिंपल वे में मैं हो सकता है आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी।